नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनके लिए कहा जा सकता है कि वे त्याग के प्रतीक हैं, तप के प्रतीक हैं, जिनका नाम सुनते ही लगता है कि संघर्ष अपने शिखर तक पहुंचता है, जो अद्भुत विद्वान रहे, अपना विचार बहुत प्रभावी तरीके से रखते रहे, और जब भारत माता गुलामी की बेड़ियों से त्रस्त थी तब उन गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर सावरकर की। वीर सावरकर का संघर्ष और उनका प्रेरणादायक जीवन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर अखिल शुक्ला जी। अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अखिल शुक्ला जी सुप्रसिद्ध एडवोकेट हैं। आप हिंदी प्रचार प्रसार समिति के संस्थान के अध्यक्ष हैं, साथ ही राजस्थान स्वैच्छिक रक्तदाता संघ के आप अध्यक्ष हैं, और साथ ही अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। लिखने पढ़ने के अलावा समाज में संस्कारों का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, राष्ट्रीय विचार किस प्रकार से बढ़े, इसके लिए अखिल जी लंबे समय से समर्पित हैं। अखिल जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि जब बात विनायक दामोदर सावरकर की करते हैं तो जिस तरीके से कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में आगे बढ़कर जिस तरीके से काम करता है, कहीं ना कहीं बचपन में जिस तरीके का परिवेश मिलता है, जिस प्रकार का माहौल मिलता है, उसका भी बहुत असर उसके जीवन पर रहता है। वीर सावरकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीर सावरकर जी की जो पृष्ठभूमि थी उसमें उनकी माताजी का देहांत बहुत कम आयु में हो गया था जी। और उसके बाद में वो माताजी का जो देहांत हुआ था वो भी हैजा, एक महामारी फैली थी, उसमें हुआ था। और उसके कुछ वर्ष बाद ही, 7 वर्ष बाद ही उनके पिता का भी देहावसान हो गया। तो उनके ऊपर माता पिता दोनों का साया नहीं रहा। बड़े भाई गणेश जी का उन पर पूरा आशीर्वाद रहा। इसी कारण वो गणेश जी के विचारों से प्रभावित रहे जी। गणेश जी भी एक राष्ट्रवादी सोच के प्रखर वक्ता भी थे, और उस समय उन्होंने जिस तरह के संस्कार दिए, उन संस्कारों में कूट कूट के वीर सावरकर जी के मन में राष्ट्रवाद की बात भर गई थी। और कहते हैं 12 वर्ष की आयु में एक बार एक ऐसी स्थिति आई कि एक समुदाय ने हमला कर दिया। तो सावरकर जी ने छोटी सी आयु में भी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला किया और ये कहा कि भाई अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे सब अवसरों पे बहुत कम समय में ही उनको जो है एक तरह से वीर की उपाधि मिल गई थी। वो वीर की उपाधि के रूप में फिर जो आगे वही व्यक्ति वीर सावरकर एक कर्मयोगी के रूप में उभरा। जी, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिन विनायक दामोदर सावरकर की हम बात करते हैं, बचपन से ही वीरता और साहस के गुण उनमें विद्यमान थे। माता पिता का बहुत अधिक सानिध्य उनको नहीं मिल पाया, लेकिन बड़े भाई गणेश जिनका नाम था, और जिन्हें हम जब सावरकर को पढ़ते हैं तो बहुत बार नाम आता है बाबा राव सावरकर। वे बाबा राव सावरकर जो उनके बड़े भाई थे, उनका विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा। अखिल जी, जब पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं, ध्यान में आता है जिस तरीके का संघर्ष उनका रहा। शिक्षा दीक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिवार की स्थिति, माता पिता का साया बहुत जल्दी सिर से उठ गया, लेकिन कहा जाता है कि विदेश में भी काफ़ी समय तक रहे। शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई? वैसे वह बहुत ही बचपन से भी मेधावी थे, पढ़ाई में, अध्ययन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी, और बचपन से ही वो लिखने भी लग गए थे। और लिखने के साथ साथ वो कविताओं की भी उनको अच्छी जानकारी हो गई थी, काव्य पाठ भी करने लग गए थे, लिखने भी लग गए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे अध्ययन की आगे बात आई तो वह लाल बाल पाल इन तीनों के एक तरह से अनुयायी बन गए। जी। तो कहते हैं कि उस समय में लाल बाल पाल मतलब लाल विपिन चंद्र जी, हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जी। तो उस समय उनको उन लोगों का आशीर्वाद रहा। और फिर एक अवसर ऐसा आया कि श्यामाचरण वर्मा जो स्कॉलरशिप थी उनको मिली, वो विदेश में गए और अध्ययन उन्होंने वहाँ भी विदेश में भी किया जी। लेकिन वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था कि वो स्वाभिमानी भी था, और जिस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय हो जाए वो दृढ़ निश्चय भी था। उन्होंने ये सब अध्ययन करते करते जब ये सब स्थितियाँ आई, ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे पुणे से उन्होंने करी, बाद में जब वो लंदन में बैरिस्टर वगैरह की डिग्री लेने गए और वहाँ वो उन्होंने परीक्षा भी पास कर ली, परंतु परीक्षा पास करने से पहले
उनको ये कहा गया कि भाई आप जो है बैरिस्टर के साम्राज्य के प्रति जो है आप इंग्लैंड के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति शपथ लेकर के वो, तो उन्होंने उस समय उसको मना कर दिया और इसके कारण उनको वहाँ वकालत नहीं करने दी गई। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब सावरकर के जीवन को हम आगे देखते हैं तो कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिस पर कुछ लोग विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन ये जो प्रारंभिक जीवन है इसको भी आप ठीक से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता जिस समय भारत में जुल्म ढा रही थी, उस दौर में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद में उस ब्रिटिश सत्ता के प्रति जिस प्रकार से शपथ की बात होती है तो वीर सावरकर इनकार करते हैं, कहते हैं चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन जो मन में भाव है मातृभूमि की सेवा का उससे डिगना नहीं है। इस प्रकार का अद्भुत विचार वीर सावरकर का रहा। जिस तरीके से आपने बताया अखिल जी कि वहाँ बैरिस्टर की डिग्री के बाद में ये जो सारा घटनाक्रम चला, इससे समझ में आता है कि वास्तव में देशभक्ति का जो विचार रहा उनके मन में वो बहुत प्रभावी विचार था। लेकिन जब सावरकर बोलते हैं या जब सावरकर कुछ लिखते हैं, अपना विषय रखते हैं, तो देश और मातृभूमि को लेकर किस प्रकार का विचार उन्होंने सब लोगों के समक्ष रखा? सावरकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के जो प्रथम हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में बहुत डिटेल से लिखा जी। और लिखने के अलावा उन्होंने उसको इस हद तक आम जन तक पहुंचा दिया कि उस संग्राम की पूरी चर्चा होने लगी। और उन्होंने जो लिखा 1000 पेज का जी, और 1907 में उन्होंने उसको प्रकाशित भी करवाया, लेकिन प्रकाशित करने में भी कई तरह के व्यवधान आए। सावरकर जी का लेखन की जो स्थिति ये होती थी कि सावरकर जी जब लिखते थे तो लिखने पर वो छपने से पहले ही सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उस पर प्रतिबंध लगा देती थी। और उनके लेखन में इतनी ताकत थी, वो जानती थी सरकार कि ये पूरे देश में जो स्वतंत्रता का प्रति एक भाव पैदा हो रहा है, इनके लेखन से राष्ट्रभक्ति के भाव और जगेंगे। और वो उनकी लेखन शक्ति इतनी आगे लिखी हुई शक्ति थी जिसके बारे में आम जन में ये माना जाता था कि वो व्यक्ति आत्मसात करते रहते थे और युवाओं का एक दल उसमें जुड़ता रहता था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि लंदन जैसी जगह पे जब अध्ययन के लिए गए तो वहां पर भी उन्होंने एक युवाओं की बड़ी टीम तैयार करके, और वहां पर उसी सरकार के विद्रोह, वहां पर जो लंदन प्रमुख केंद्र था उनका, वहीं पे वो तैयारी कर दी। और बल्कि वो जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम 1857 में गुरिल्ला युद्ध की और हथियारों से जिस तरह से बात होती थी, तो गुरिल्ला युद्ध की पूरी बात उन्होंने वहां अपने मन में वहां लोगों को बैठा दी कि भाई अपने को कुछ भी करना पड़े देश की आज़ादी के लिए, किसी भी तरह से हम देश को आज़ाद कराएंगे, देश की स्वतंत्रता की हवा में सब लोग रहे, इसका प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने अभिनव भारत का भी निर्माण किया। जब विद्यार्थी छोटे थे तो उन्होंने एक मैत्री मित्रों का एक तरह से मेला, मित्र मेला टाइप बना करके भी किया, जिससे कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि संगठनात्मक रूप से युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति को भरा जा सके। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी जो लेखनी थी अग्निधर्मा लेखनी थी और लोगों में क्रांति की ज्वाला जगाने का काम वीर सावरकर के शब्द किया करते थे। इसीलिए 1857 का जो संग्राम है, उस संग्राम को उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत केवल ये कहकर प्रचारित करती थी कि ये कोई छोटा मोटा विद्रोह रहा, कुछ जगह पर असंतोष रहा, उसके कारण कुछ छोटा मोटा घटनाएं कुछ हुई, लेकिन वीर सावरकर ने लगभग 2500 से अधिक पत्रों का अध्ययन किया। उस दौर में जो पत्र लिखे गए, जिस तरीके से क्रांति की योजना बनी, जिस तरीके से एक सुनियोजित योजना के तहत अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से खदेड़ने का जो एक प्रकार से पूरी योजना बनी थी महापुरुषों के द्वारा, उसको स्थापित किया। और उस दौर में जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवा आगे आ रहे थे, वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसे गीता की उपाधि उस समय के क्रांतिकारियों ने दी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनकी लेखनी के माध्यम से भी उस दौर में देखने को मिला। अखिल जी, ये तो बातचीत हुई उनके अध्ययन की, पारिवारिक पृष्ठभूमि की, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम नाम सुनते हैं विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम लोग कम बोलते हैं, लोग वीर सावरकर अधिक बोलते हैं। और बचपन से इस प्रकार के गुण रहे, कोई इस प्रकार की बात एकदम आधिकारिक रूप से ध्यान में आती है कि पहली बार ये जो शब्द है वीर, ये उनके नाम के साथ कब जुड़ा, किस प्रकार से जुड़ा? ऐसा है कि ये वैसे वीर की उपाधि तो उनको वहाँ पर एक नाट्यकार के माध्यम से दी गई थी, लेकिन उनकी पूरे जीवन का यदि अपन वो करें तो अपन ये पाते हैं
कि विद्यार्थी जीवन में भी संघर्षशील रहे। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनकी जो लेखन शक्ति थी उसको सबने देखा। उसके बाद में लंदन में जिस तरह से युवाओं को उन्होंने इकट्ठा करके और उनको गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया, उसके बाद में युवाओं को भारत के प्रति किस तरह से उनको संघर्ष करना, ये सब बातें कही। बहुत ही कम आयु में उनको वहाँ पर उनके एक साथी ने जब वहाँ पर एक हत्या कर दी, वो भी राष्ट्रभक्ति के कारण करनी पड़ी, तो उस साथी के कारण उनको भी उसमें गिरफ्तारी कर लिया गया। तो गिरफ्तार जब करके उनको भारत लाया जा रहा था तो वो युवा, उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उस अथाह समुद्र में कूद गए जहां पर उनको ये था ही नहीं कि इसका और छोर किस तरफ है। परंतु वो पराधीन नहीं रहना चाहते थे, पराधीन नहीं, उन्होंने पराधीनता का खिलाफत करके वो कूद गए उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल के। परंतु वो सीमा तक जब पहुंचे, वो मित्र वहां पहुंचा नहीं था, तो उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको यहाँ लाया गया। ये देश के पहले व्यक्ति है जिनको 2 आजीवन कारावास एक बार में दिए गए, 25 साल एक बार, 25 साल एक बार। तो उस अच्छा, ये आजीवन कारावास कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं हुए, मात्र राष्ट्रभक्ति के लिए जो व्यक्ति लगा रहता था कि उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए। और उस प्रताड़ना में उनको जो दंड जिस तरह के दिए गए, सेलुलर जेल में कोलू के बेल के जगह उनको लगाया गया, उन नारियल में से तेल कैसे निकाला जाए, उस अंधेरी काल कोठरी में उनको रखा गया। काल कोठरी के बाद में एक काल कोठरी उनके देखने के लिए कि वो किस तरह से रह रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, अपने जीवन का बहुत बड़ा समय उनका जेल में बीता, प्रताड़ना सहन की, किस तरह से उसने अंग्रेजों ने अत्याचार किए, उन अत्याचारों को बर्दाश्त किया। परंतु वह व्यक्ति, निडर व्यक्ति, भारत के प्रति अपने प्रेम रखने वाला व्यक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति, हिंदुत्व को एक संस्कृति देने वाला व्यक्ति, और राष्ट्र में उनके मन में एक विचार स्पष्ट था कि इस राष्ट्र को पूरी तरह से जो है अखंड रखना है, इस राष्ट्र के टुकड़े नहीं होने देने। राष्ट्र में उनका स्पष्ट भाव था कि किसी भी स्थिति में हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो था, उसका साहस के बारे में जितनी चर्चा की जाए, जितना उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, नई नई बातें सामने आती हैं। वास्तव में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वीर सावरकर को यदि हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार से साहस के क्षेत्र में एक से एक ऐसी घटनाएं उनकी देखने सुनने को मिलती हैं। अभिनव भारत के नाम से जो उन्होंने संगठन बनाया, उसी संगठन से जुड़े हुए एक क्रांतिकारी हुए मदन लाल धींगरा, और उन मदन लाल धींगरा ने जब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जब कर्जन वायली की हत्या की, उसके बाद जो घटनाक्रम चला उसकी चर्चा अभी अखिल जी कर रहे थे। जिस तरीके से उनको, वीर सावरकर को पानी के जहाज से भारत लाए जाने का वो जो घटनाक्रम था, उसमें जहाज से कूदते हैं और सागर को तैर कर पार करने का जो साहस है, अपने आप में एक अद्भुत बात है। वो अलग विषय है कि वहाँ तक भी फिर वो अंग्रेज पहुँचते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उस भयंकर सागर की लहरों को भी चीर कर जाने का यदि कोई मादा रखता है तो ऐसी शख्सियत का नाम वीर विनायक दामोदर सावरकर होता है। अखिल जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी भूमिका वीर सावरकर की रही और साथ ही एक बहुत बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की भी रही। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और वीर सावरकर का नाम सुनते ही जिस तरीके से ध्यान में आता है कि झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, और सामने जो कोई आएगा, कोई साथ आएगा तो साथ लेकर चलूंगा, साथ नहीं आएगा तो ठोकर मार कर आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार का एक विचार था। किस प्रकार से सामंजस्य बना या नहीं बना, किस प्रकार के वैचारिक संबंध वीर सावरकर और महात्मा गांधी के बीच रहे? ऐसा था, वैसे तो संबंध उनके अच्छे थे। वीर सावरकर जी जब गांधी जी बीमार हुए तो वीर सावरकर जी ने कहा कि देश को आपकी जरूरत है और आप जल्दी स्वस्थ हों। उन्होंने उसके लिए ये भी कहा कि महात्मा जी आप जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करिए। परंतु वैचारिक दृष्टि से जब देखा जाए तो सावरकर जी की सोच में उनकी गांधी जी की सोच में फर्क था। देखिए, ऐसा है कि गांधी जी ने जब ये सारी बात आई थी तब थोड़ा उनका, सावरकर जी का मानना ये रहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि पूरे देश में, हमारे देश में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या अन्य सब हो, सबको समान रखा जाए, सब एक ही संविधान को माने, सब उसका संविधान का सम्मान करें, और हम सब लोग किसी भी तरह से ये जो माइनॉरिटी या इस तरह की चर्चा न करते हुए हम सब लोग देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसका भी निर्वाह करें और हम अपने उन दायित्वों का भी निर्वाह करें। गांधी जी की सोच में, उनकी सोच में ये विशेष फर्क रहा। देखा जाए
तो अस्पृश्यता के बारे में जो बात सावरकर जी ने पहले ही कह दी थी जी। वो किसी भी तरह से छुआछूत के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वह इस बात से दुखी थे और वो ये मानते थे कि हमारा जो समाज है, हिंदू समाज है पूरा, वो समाज में इस तरह से जो जातिवाद और ये सब जो है इसके कारण नुकसान हो रहा है। राष्ट्र एक और राष्ट्र में हिंदुत्व की बात, और उनका जो मानना था वो स्पष्ट था कि सिंधु से जो है जो पूरा जो जहाँ तक भूमि है वो पूरी भूमि को जो अपने जो ये माने कि हमारी पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, वो भारत वो उसको हिंदू की बात में मानते थे। कही। अच्छा, दूसरी बात उनके एक आध बातों पे उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध था और जर्मनी जब इस तरह से कर रहा था तो गांधी जी का जो वक्तव्य था उसके बारे में वो थोड़ी नाराजगी उन्होंने प्रकट भी की थी और उन्होंने कहा था कि भाई गांधी जी ठीक नहीं कर रहे। तो स्पष्ट, चूंकि सावरकर क्या स्पष्टवादी थे, उनकी स्पष्ट नीति थी। और आज ये जो देखा जाए कि जो हिंदुत्व की उनकी जो नीति है वो पूरी तरह से राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम इसके प्रति समर्पित थी। मातृभूमि के लिए उनका स्पष्ट मानना था कि पितृभूमि और पुण्य भूमि आपको एक ही माननी पड़ेगी और आप उसके प्रति आपको पूरी वफादारी रखनी पड़ेगी और उसके प्रति वो ही लोग उसमें उन्होंने कोई जाति और इसको बांटा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जाति वाली बात मत करो, लेकिन इसमें यह जरूर है कि आप यदि अन्य किसी उपासना उसको मानना चाहते हो तो वो मानना अलग बात है, परंतु आप उस उपासना के माध्यम से इस देश के टुकड़े करने की बात मत सोचो। देश में तो एक ही संविधान रहेगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दोनों महापुरुष अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारों से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब इसमें सावरकर की तरफ हम जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस भारत भूमि को जो अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो अपनी पितृभूमि मानते हैं, वे सब हिंदू हैं, यहाँ रहने वाले सभी लोग बराबर हैं। और इस विषय को लेकर एक प्रकार से अनेक स्थानों पर यह भी कोट किया जाता है कि वीर सावरकर का विचार था, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। मेरा मंत्र समानता है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और ये वीर सावरकर ने केवल कहा नहीं, इस विचार को वीर सावरकर ने जिया भी। आप जब सावरकर को पढ़ते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, तो ध्यान में आता है उन्होंने एक मंदिर बनाया और मंदिर का नाम रखा पतित पावन मंदिर। उस दौर में जब छुआछूत, अस्पृश्यता का बड़ा बोलबाला था और समाज बड़ा परेशान था इस अस्पृश्यता से, उस दौर में वीर सावरकर मंदिर बनवाते हैं और कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सबके लिए उस मंदिर के द्वार खुले थे। उस दौर में सोचिए कितना बड़ा विचार रहा होगा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। एक तरफ देश को आज़ाद करवाने के लिए प्राणपण से जुटे रहते थे, वहीं दूसरी ओर समाज को संगठित रखने के लिए भी जुटे रहते थे, लेकिन तुष्टीकरण के घोर विरोधी भी थे। अखिल जी, आप हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में आप सावरकर को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सावरकर के जो विचार थे वो इस बात को जानते थे कि उन सबको लेखनीबद्ध करना आवश्यक है। आप ये देखिए, जब वो जेल में रहे तो जब कोई सुविधा नहीं थी तो दीवार पर वो कोयले से लिख करके, किसी तरह से कोई नुकीली चीज़ से लिख करके अपनी कविताओं का वो उसमें लिखने का प्रयास करते और उनके मन में ये रहता कि जो मैंने कविता लिखी है वो कविता पूरी की पूरी लेखन जाकर के आम जन तक पहुँचे जी। आप ये देखिए कि उनके मन में कितने भाव थे। जो मंदिर वाली बात आई, उस मंदिर वाली बात में एक बात और बताऊं मैं आपको कि उन्होंने उस पुजारी जो था वो भी उन्होंने ये कहा कि भाई ये भी जो है एक हमारा जो भाई है हमारे, उन भाइयों में जो भाई अनुसूचित जाति के हैं उन भाइयों में से ही पुजारी बनाया जी। और उनके मन में ये भाव रहता था कि देश में जो है जाति बंधन ना रहे। लेखन की बात में उन्होंने वो जितनी कविताएं वहाँ लिखी, उन सारी कविताओं को जो है बाद में कलमबद्ध करके आम जन तक पहुंचाया। आप ये देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति ने, जो एक कवि हृदय थे, उन्होंने कहा कि सावरकर जी का जो काव्य है वो विश्व स्तरीय काव्य है और उस काव्य में उनकी जो कल्पनाएं हैं वो यथार्थ को बिल्कुल समन्वय करती हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत उड़ान कर रही हो। उन्होंने उस समय कहा कि उनके कवि हृदय में, आप ये देखिए, स्वतंत्रता की तो बात थी, वो तो ज्वाला जल रही थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी एक जो कुरीति उनको दिखी बाल विधवा वाली, तो उन्होंने बाल विधवा के बारे में भी काव्य किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पीड़ा उसकी समझी। और वो जब वहां पर देखिए कि वहां पर जब रहते थे तो सागर का जब उनको किनारा वहां रहता था तो कहते हैं वो चांद से बात करते थे
और चांद के बारे में लिखा करते थे, चांद को उलाहना दिया करते थे, चांद के बारे में तरह तरह की बातें, उसमें एक काव्य जो उन्होंने किया है, पूरा लेखन किया है। उनकी एक पुस्तक हिंदुत्व आई, वो भी बहुत ही सब लोगों ने पढ़ी। और एक उन्होंने स्वतंत्रता पर पुस्तक लिखी 1857 को लेकर, उसकी भी बहुत चर्चा रही। उसके बाद वाले स्वतंत्रता की जो पुस्तक है, उनकी लेखन की जो ताकत थी, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, जो कर्मयोगी तो था ही था, परंतु उनकी लेखन की जो ताकत थी, उस ताकत की अंदाजा किसी को नहीं रहा कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी। और किताबों के पीछे उद्देश्य उनका ये रहता था कि वो किसी तरह से देश में युवाओं को जागृत करें, युवाओं को प्रेरणा दें, युवाओं को आगे इस तरह का कहें कि राष्ट्र प्रेम के लिए उनको क्या करना चाहिए। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए वीर सावरकर का लेखन होता था, और तथ्य की बात होती थी, इतिहास की बात होती थी, साथ ही साथ कविताएं भी लिखा करते थे, यथार्थ के नज़दीक उनका लेखन होता था। अखिल जी, वीर सावरकर की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि देश में कुछ लोग उनके नाम को लेके कई प्रकार का विवाद जोड़ते हैं। अनेक अलग अलग मत के लोग, अनेक अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। तो एक माफ़ी वाला विषय बार बार में आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वीर व्यक्ति जितने इतने कष्ट देश के लिए झेले हों, वो किसी भी तरह से माफ़ी की बात कर ही नहीं सकते। उनको मात्र ये कुछ लोग बिना बात इस तरह की बात करके सावरकर जी की स्थिति को कमज़ोर करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, परंतु सावरकर जी कमज़ोर नहीं हो सकते। उनको स्पष्ट जानना होगा कि देश में जितने भी राजनीतिक लोग रहे हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हों, वो सावरकर जी को समझ गए हैं जी। और सावरकर जी के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद स्पष्ट लगता है कि सावरकर जी जैसा व्यक्ति इस देश में पहला व्यक्ति है जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिसको सामना करना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घोरतम जो है 2 बार आजीवन कारावास झेला। वो उनके लिए जो बात राजनीतिक क्षेत्र में की जाए, तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो शस्त्र और शास्त्रों दोनों के उपासक थे जी। और उनका जो समाज के बारे में जिस तरह का जो एक समरसता का वातावरण पैदा करने की जो उनकी सोच थी, उसको भी उन्होंने नमन किया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो लोग वीर सावरकर की माफ़ी की बात करते हैं, उन्हें सावरकर का समग्र जीवन देखना चाहिए, सावरकर का संघर्ष देखना चाहिए। और जब आप किसी के साथ युद्ध मैदान में होते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का जो संग्राम था वो किसी युद्ध से नहीं था, उस दौर में व्यक्ति अपनी रणनीति बनाता है। कई बार कहा जाता है शेर को छलांग लंबी लगानी है, 2 कदम पीछे भी आना होता है। व्यक्ति केवल एक काल कोठरी में कैद रहकर कितना काम कर सकता है और बाहर आकर कितना काम कर सकता है। आप किसी भी महापुरुष का जीवन देखेंगे तो निश्चित रूप से उसे समग्र रूप में देखेंगे, तभी आप उसका आकलन कर सकते हैं। केवल कुछ छोटे छोटे अंश देखकर आप आकलन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से कई बार कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का कोई उद्धरण है, उसका कथन है, उस कथन की 2 लाइन शुरू की आप काट दीजिए, आगे की 2 लाइन का क्या अर्थ निकलता है, इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण नहीं कर सकते। अखिल जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जो देश में बड़े महापुरुष हुए और राजनीतिक क्षेत्र के जो बड़े लोग हुए, उन्होंने वीर सावरकर के जीवन को लेकर क्या कहा? क्योंकि ये तो बात ध्यान में आती है कि वीर सावरकर के जीवन पर जो है, उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया, लेकिन कुछ प्रमुख महापुरुष या राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का क्या कहना रहा वीर सावरकर के जीवन पर? देखिए कि पहले के समय में राजनीति में, अभी वर्तमान राजनीति में फर्क आ गया है जी। पहले की जो राजनीति हुआ करती थी, उस राजनीति में व्यक्ति आपस में एक दूसरे के बारे में भले ही मतभेद हो, परंतु मनभेद नहीं रखता था जी। सावरकर जी की वीरता को देख करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वर्तमान अमित शाह जी ने, इन सब लोगों ने तो बहुत विचार, खुले विचार रखे, अच्छे विचार रखे, क्योंकि वो जानते थे कि इनसे बड़ा वीर सावरकर जी से बड़ा वीर स्वतंत्रता सेनानी इस देश में नहीं हुआ जी। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश में जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जी, उन्होंने भी सावरकर जी को इस देश का एक अच्छा सपूत बताया। और स्टाम्प उनका जब निकला तो उस स्टाम्प का जो विमोचन है वो प्रधानमंत्री उस जमाने की इंदिरा गांधी जी ने किया। साथ ही ये कहते हैं कि जो ट्रस्ट था सावरकर जी का, उसमें अपने निजी खाते से 11,000 रुपए दान किए और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए सावरकर जी पे ये कहा जी। तो आप ये देखिए कि बात ये है कि देश का जो स्वतंत्रता सेनानी है वो किसी भी राजनीतिक दल का या किसी ऐसा, उसका एक सोच, मातृभूमि से प्रेम, देश की आज़ादी की बात,
अंग्रेजों से लड़ना, अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना। जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया हो कि मैं भगवान की पूजा के स्थान पर, भगवान की पूजा तो करूंगा परंतु भगवान की पूजा के स्थान पर इस मातृभूमि की जो सेवा कर रहा हूं यह भी भगवान की एक आराधना है। मातृभूमि की सेवा को ही जिन्होंने भगवान की सेवा मान लिया, ऐसे व्यक्तित्व का नाम वीर सावरकर होता है। और जब महापुरुषों ने, राजनेताओं ने उन पर क्या कहा, ये जब आप विस्तार से पढ़ते हैं, किसने डाक टिकट जारी किया, किसने उनके ट्रस्ट में 11,000 रुपए उस दौर में जमा करवाए, तो आज जो भी राजनीतिक विचारधारा के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण यदि वीर सावरकर पर आरोप लगाते हैं, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी निश्चित रूप से समझना चाहिए। अखिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने तमाम सवालों का बहुत सहजता से, सरलता से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। सावरकर के विचार जब जब आप पढ़ेंगे, इसी प्रकार के भाव आएंगे। और देश में देशभक्ति का भाव युवाओं में जागृत करना है तो वीर सावरकर को पढ़ना ही होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।